जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्रिया के बारे में, और उसमें पढ़ लिया है हमने क्रिया के भेद और क्रिया की क्रम के आधार पर दो भेद पढ़े थे, एक तो आक्रामक क्रिया और दूसरा सकारात्मक क्रिया। तो आक्रामक क्रिया हमने पढ़ ली है। आक्रामक क्रिया के भी दो भेद बताए थे, एक तो पूर्ण आक्रामक क्रिया और दूसरा अपूर्ण आक्रामक क्रिया। उसके बाद में है सकारात्मक क्रिया, जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ना है आज? सकारात्मक क्रिया। तो सकारात्मक क्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो सकारात्मक आक्रामक क्रिया में क्या होता था? उसमें क्रम मौजूद नहीं रहता था, सीधा कर्ता क्रिया का फल किस पर पड़ता था? कर्ता पर पड़ता था। लेकिन इसमें क्या है? इसमें क्रिया का फल किस पर पड़ता है? कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़ता है, तो इसलिए ये सकारात्मक क्रिया है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल, यानी जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल कर्ता पर न पड़के, कर्ता पर न पड़कर किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? सकारात्मक क्रिया। तो जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? सकारात्मक क्रिया। तो उसे सकारात्मक क्रिया कहते हैं। तो जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़ता है, उससे कहते हैं सकारात्मक क्रिया। जैसे सुरेश पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ना क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? कर्म पर। और कर्म क्या है इसका? पुस्तक। यानी आपको कल पिछले वीडियो में बताया था कि क्रिया के साथ दो क्वेश्चन करो। क्या क्वेश्चन? ये तो क्या और दूसरा किसको। तो इसमें क्या से क्वेश्चन किया जाएगा कि सुरेश पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें सुरेश क्या पढ़ता है? अगर उत्तर आ रहा है तो वो क्रिया कौन सी होती है? सकारात्मक। तो यहाँ पर लो सुरेश क्या पढ़ता है, तो उत्तर आ रहा है पुस्तक, तो ये कौन सा का उदाहरण हुआ? सकारात्मक क्रिया का। तो ये उदाहरण हुआ सकारात्मक क्रिया का, पुस्तक पढ़ता है। पढ़ना क्रिया का संबंध किससे है? पुस्तक कर्म से है, इसलिए सकारात्मक क्रिया है। बालक दूध पीता है, इसी में भी उसी प्रकार क्या का आंसर लगा कर देखो। बालक क्या पीता है, तो आंसर आएगा बालक दूध पीता है। तो उत्तर आ रहा है, इसलिए ये भी कौन सी है? सकारात्मक क्रिया। तो सकारात्मक क्रिया और आक्रामक क्रिया को चेक करने के लिए क्या करना है आपको? क्या और किससे उसके ऊपर क्वेश्चन करना है, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये उदाहरण सकारात्मक क्रिया का है या आक्रामक क्रिया का है। तो इसी से इसमें पीना क्रिया के साथ में क्या का लगाना है, और इसी के अनुसार पढ़ना क्रिया में का पुस्तक कर्म के साथ लगाना है। फिर सकारात्मक क्रिया के भेद। तो सकारात्मक क्रिया के तीन भेद होते हैं। पहला है पूर्ण एक कर्मक आक्रामक क्रिया, एक कर्मक क्रिया। दूसरा है पूर्ण द्विकर्मक क्रिया, और तीसरा होता है अपूर्ण सकारात्मक क्रिया। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के सकारात्मक क्रिया के तीन भेद होते हैं। पहला है पूर्ण एक कर्मक क्रिया, दूसरा है पूर्ण द्विकर्मक क्रिया, और तीसरा है अपूर्ण सकारात्मक क्रिया। तो ये क्रिया के सकारात्मक क्रिया के तीन भेद है। अब हम सकारात्मक क्रिया का पहला भेद लेंगे। पहला भेद है एक पूर्ण एक कर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का वाक्य में एक ही कर्म हो, यानी जिन क्रियाओं का वाक्य में कितने कर्म हो? एक ही कर्म हो, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण। उसे कहते हैं पूर्ण एक कर्मक क्रिया। तो परिभाषा क्या हुई? जिन क्रियाओं का वाक्य में एक ही कर्म हो उसे पूर्ण एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे
मोहन ने पुस्तक पढ़ी। तो इस वाक्य में कर्म कितने हैं? एक ये पुस्तक पढ़ना क्रिया के साथ कर्म क्या है? पुस्तक, यानी मोहन क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। और उसी प्रकार हम अगर सकर्मक का उदाहरण चेक करें तो भी आंसर आ रहा है कि क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ी है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी हो सकता है। मोहन ने दूध पिया। यानी वाक्य पूर्ण भी हो रहा है। क्या हो रहा है? वाक्य पूर्ण हो रहा है। मोहन ने दूध पिया, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। तो ये वाक्य क्या है? पूर्ण भी हो रहे हैं, यानी पूर्ण एकवर्ग क्रिया का है। और कर्म कितने हैं इसमें? एक है, इसलिए ये क्या है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार दूसरा क्या है? पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। तो एक कर्मक क्रिया में तो एक ही कर्म होता था और द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं। सीधा सा आता है द्विकर्मक का, द्विकार कितना होता है? दो। तो इनमें क्या होंगे? दो कर्म होंगे। तो इनकी परिभाषा क्या होगी? वाक्य में जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें पूर्ण द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी वाक्य में कितने कर्म होंगे? दो कर्म होंगे। जैसे शीला ने मुनि को पुस्तक दी, तो इसमें एक तो कर्म कौन सा है? पुस्तक है, और दूसरा मुनि को है। यानी शीला करता है इस वाक्य का, तो एक तो क्या कर रही है? देने का काम कर रही है। ये क्या है? देना। और कर्म दो कैसे? एक तो मुनि को दे रही है और एक क्या दे रही है? पुस्तक दे रही है। तो इससे शीला ने किसको पुस्तक दी? तो आंसर है मुनि को दी। फिर शीला ने मुनि को क्या दी? तो शीला ने मुनि को पुस्तक दी। तो इसमें क्या है? दो कर्म है, इसलिए इसका उदाहरण है पूर्ण द्विकर्मक का उदाहरण है। समझ में आया? यानी जिन वाक्य में दो कर्म मौजूद होते हैं वो कौन सा होता है? पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। इसे आगे है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अगली कौन सी है? अपूर्ण सकर्मक क्रिया। इसमें क्या होता है? इसी प्रकार, यानी वे क्रियाएं, ये वे क्रियाएं हैं जिनमें कर्म रहते हुए भी कर्म के किसी पूरक शब्द की आवश्यकता बनी रहती है। यानी दूसरा शब्द, पूरक शब्द उससे पहले, इसमें कर्म तो होता है लेकिन क्या रहता है? पूरक शब्द की आवश्यकता बनी रहती है। यानी पीछे कोई शब्द जुड़ा हो, इसकी आवश्यकता इसमें बनी रहती है। इसका उदाहरण है जैसे हरि रवि को मूर्ख समझता है। तो इसमें क्या है? हरि रवि को मूर्ख समझता है। तो इसमें क्या है कि कर्म तो मौजूद है लेकिन पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ रही है कि किसके कारण इसको मूर्ख समझा जा रहा है। वाक्य भी पूर्ण नहीं है क्योंकि समझता है। पूर्ण तो तब होता ना, वो समझता तो है लेकिन वो अपने आधार पर ही समझता है, नहीं कि वो मूर्ख है। इसलिए इसमें पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ी। इसलिए इस वाक्य कौन सा हो गया? अपूर्ण सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया।
इसके बाद में दो क्रियाएं और होती है, तो मुख्य क्रिया और एक सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया और दूसरी सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया क्या होती है? यानी किसी कार्य के करने या होने का बोध, यानी किसी कार्य के करने या होने का बोध एक पद में कराने वाली क्रिया क्या कहलाती है? मुख्य क्रिया कहलाती है। मुख्य क्रिया जैसे श्रुति ने पत्थर पटा, राम हंसा, तो इनमें क्या है? मुख्य क्रिया क्या है? पत्थर, और पढ़ना क्या है? इसका क्रिया और कर्म क्या है? पत्थर। तो मुख्य क्रिया पढ़ना है, इसमें वाक्य में मुख्य क्रिया क्या है? हंसना है। और इनका निर्धारण कैसे किया जाता है? कर्ता या कर्म के मुख्य व्यापार को देखकर, यानी कर्ता का और कर्म का मुख्य व्यापार होता है, उसको देखकर इसका मुख्य क्रिया का निर्धारण किया जाता है कि इसमें क्रिया मुख्य है या नहीं है। क्योंकि इसमें और कुछ नहीं बताया गया है, केवल क्रिया का ही रोल बताया गया है। राम हंसा, तो हंसना क्रिया है, और क्रिया का इस वाक्य क्या है? मुख्य क्रिया है। श्रुति ने पत्थर पढ़ा, पढ़ना इस क्रिया का वाक्य का क्या है? क्रिया है। इसी प्रकार क्रियापद के अर्थ को देखकर, यानी इस क्रिया का जो पद है इसका अर्थ देखकर उसका मुख्य क्रिया का क्या निकाला जाता है? अर्थ निकाला जाता है या निर्धारण किया जाता है कि इसमें कौन सी क्रिया मुख्य है और कौन सी उसकी सहायक क्रिया है। फिर एक होता है सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया से क्या होती है? पहले आती है। सहायक क्रिया होती है उससे पहले जो होती है वो कौन सी क्रिया आती है? मुख्य क्रिया आती है। और सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के बाद आती है। यानी मुख्य क्रिया तो सहायक क्रिया से पहले आती है और सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की क्या होती है? बाद में आती है। तो ये कौन मुख्य क्रिया का निर्धारण कैसे किया जाता है? ये तो वाक्य में क्रिया को देखकर किया जाता है, या वाक्य में उसके अर्थ को देखकर किया जाता है, या फिर उस क्रिया के सहायक क्रिया से पहले जो क्रिया जुड़ी होती है उसको देखकर पता लगाया जाता है कि इस क्रिया इसमें क्रिया कौन सी मुख्य है या सहायक क्रिया है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है वो आपने नोट कर ली या नोट कराओ? ठीक है, लिख लो आप। जिस प्रकार मैंने बोला है कि किसी कार्य करने या होने का बोध एक पद में कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया कहते हैं। यह है मुख्य क्रिया परिभाषा। इसके बाद में आएगी सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या होती है? वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जो वाक्य में मुख्य क्रिया होती है उसकी सहायता करने वाली जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। जैसे सीता ने चित्र बनाया था। तो
तो इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? बनाया, बनाया नहीं, बनाना क्रिया है। इसके साथ में जो था जुड़ा हुआ है वो किसका बोध करा रहा है? काल का। और कौन से काल का? था किस काल में आते हैं? भूतकाल में। तो इसकी सहायता करने के लिए किस क्रिया का उपयोग किया गया है? था का। सीता ने चित्र बनाया था, तो किस काल का बोध हो रहा है? तो इसमें काल का बोध कराने के लिए इस तरह क्रिया का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार एक उदाहरण और है, उषा ने पुस्तक लिखी है। तो इस वाक्य की सही क्रिया क्या है? और है काल का बोध करा रहा है। किस काल का बोध करा रहा है? तो है वर्तमान काल का बोध करा रहा है। उषा ने पुस्तक लिखी है। लिखना क्रिया के साथ सहायक क्रिया क्या है जोड़ा गया है, और वो किसका बोध करा रहा है? काल का बोध करा रहा है। काल किस काल का? वर्तमान काल का। इसके इसकी सहायक क्रिया है वो क्या है। तो ये हो गई मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। इसके बाद में आगे का टॉपिक होगा प्रयोग, रचना या अन्य आधार पर। जो हमने पढ़ लिया है कर्म के आधार पर और मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। तो इसके बाद में अगला जो टॉपिक होगा प्रयोग, रचना या अन्य आधारों पर क्रिया की जो क्रिया है उनके बारे में वो पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू।